हेलो टू ऑल ऑफ यू, होप यू आर गुड एंड डूइंग गुड विद योर सब्जेक्ट ऑल्सो। हमने आज स्टार्ट करना है इंडिपेंडेंट इवेंट से, जो कि प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। चैप्टर 13 है हमारा प्रोबेबिलिटी। पार्ट 4 में हम इसको काउंट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने जो टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं, 2 कंडीशन प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, और जो सबसे पहला आपको मिला था पार्ट, वो था रिकैप्चुलेशन। कुछ हमने टर्म्स को डिस्कस किया था जो हमें यूजफुल होंगी, जो हम 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हमने इससे करना है, और ये आता है एक्सरसाइज 13.2 में। अगर हम एनसीईआरटी से मूव करते हैं, एक एग्जाम्पल आपको मिलेगा, जो आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें एक एग्जाम्पल 30 है, वो भी इसी से रिलेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। क्योंकि एग्जाम्पल है तो अभी आपकी प्रैक्टिस के लिए ही मैंने आप पर छोड़ा है। डाउट होगा तो आप उससे मुझे मार्क करके बताओगे। और यस, अगर ये कंसेप्ट की कैसे बना है ये नहीं होगा तो आपको एक बोर्ड क्वेश्चन की वीडियो मिलेगी, उसमें इसी एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे, क्योंकि बोर्ड में बहुत बार आ चुके हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते क्या है। सबसे पहले कहाँ से बना और क्यों हम बोलते हैं इवेंट्स को इंडिपेंडेंट। हमने बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी पढ़ ली है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से अगर हम मूव करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ रिस्ट्रिक्टेड टू ई, इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज नॉट इक्वल टू 0। यस, आपने इस चीज को, आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई रिस्ट्रिक्टेड टू एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप जो भी फॉर्मूला होगा जिस वे में, चाहे आप ई रिस्ट्रिक्टेड टू एफ से मूव करो या एफ रिस्ट्रिक्टेड टू ई से मूव करो, दोनों से ही हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। इसको 1 मार्क कर लीजिए, क्योंकि अभी हम फर्दर यूज करेंगे तो आपको मीनिंग समझ में आएगा कि हम इसको क्यों मार्क कर रहे हैं, कहाँ यूज करेंगे। और इसी फॉर्मूले को हम इस वे में भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इस तरफ आ जाएगा ना, इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ रिस्ट्रिक्टेड टू ई। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के टाइम भी किया, और हमें वहीं से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का रिजल्ट और फॉर्मूला जनरेट हुआ कि किसको हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बोलते हैं। इसको आप मार्क कीजिए 2। सो 1 और 2 ये हमारे पास बन गए। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। इसको ये डिफाइन करने से पहले एक थोड़ा सा ग्राउंड तैयार करते हैं। कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्रॉइंग 2 कार्ड्स फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स विद रिप्लेसमेंट। यस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, विद रिप्लेसमेंट। जो हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की थी उसमें बार बार मैंने हाईलाइट किया था कि वहां वर्ड क्या रहता है, विदाउट रिप्लेसमेंट। बट येस, हियर द वर्ड इज द मेन वर्ड, जो आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, वो होगा विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, ये वर्ड लिखा होगा, या कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर विद रिप्लेसमेंट ऑलरेडी चल रहा होता है, तो 2 क्वेश्चंस पर मूव करेंगे। तो अभी आप ध्यान रखो कि विद रिप्लेसमेंट है। हमने 2 कार्ड्स लेने हैं 52 कार्ड्स में से, और वो विद रिप्लेसमेंट है। यस, वो कार्ड्स अब डिफाइन कैसे किए हैं उन्होंने कि ई क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड। जो हमने ई इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हमारा कार्ड क्या होना चाहिए, स्पेड का होना चाहिए। एफ द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, यहाँ पर एस सिलेक्ट करना है। अब हमारे पास 52 कार्ड्स में से कितने स्पेड होते हैं, 13। इट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी जब हम फाइंड आउट करेंगे, इट इज इक्वल टू 13 अपॉन 52, देन दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल टू 1 अपॉन 4। ठीक है, ये आ गई स्पेड वाली टर्म की। अब आ जाते हैं हम एस पर। वी हैव 4 एस इन आउट ऑफ दिस 52 कार्ड्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 अपॉन 52। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ इक्वल्स टू 4 अपॉन 52, इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 13। तो ई हो गया, एफ हो गया, इंटरसेक्शन भी हमें चाहिए, चाहे हम इस 2 को यूज करें चाहे हम इस 1 को यूज करें, क्योंकि मार्क किया तो कुछ ना कुछ तो यहाँ से हमें मिल रहा होगा ना, इसलिए हमने स्पेशल लिखा है इसको। यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अगर हम काउंट करते हैं तो इंटरसेक्शन मीन्स ये दोनों क्वालिटीज होनी चाहिए, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ क्या है, यहाँ की जो सिलेक्शन है वो है स्पेड, और यहाँ क्या है कि एस। दैट मीन्स अगर हम दोनों कंडीशंस को लेकर चलते हैं तो हमें स्पेड का एस चाहिए। ठीक है, और स्पेड के एस की काउंटिंग कितनी होती है, ओनली 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगी, 1, फेवरेबल 1, टोटल 52, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 अपॉन 52। सो अब हमारे पास तीनों टर्म्स आ गई हैं, जो कि चाहे वो 1 हो चाहे 2 हमने यूज करना है। यहाँ पर ये टर्म्स हमें नजर आ रही हैं, ये तो यहाँ से टर्म फाइंड आउट हो सकते ना। यस, अब बेटे आ जाओ, ये हम पहले इस फर्स्ट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ रिस्ट्रिक्टेड टू इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की, वो आई थी 1 अपॉन 52, और ये वैल्यू हमारे पास है 1 अपॉन 4। यहाँ दोनों टर्म्स पुट कर दो। अगर हम इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं, देन वी हैव इट इज आफ्टर कैलकुलेशन इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 13, 1 अपॉन 52 पुट किया, 1 अपॉन 4 पुट किया। ये हमने दोनों कैलकुलेट कर लिए, इंटरसेक्शन की वैल्यू और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगा नीचे, वो था 1 अपॉन 4। आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव 1 अपॉन 13, ये टर्म मिल गई। अब आपने एक चीज यहाँ ऑब्जर्व करनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ रिस्ट्रिक्टेड टू ई, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 13, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज ऑल्सो 1 अपॉन 13। दैट मीन्स
अगर आप सिर्फ और सिर्फ एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो वो भी 1/13 है, और अगर हम ये कह रहे हैं कि आफ्टर ई के होने के बाद आप उस कंडीशन के साथ एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो कि जब ई हो चुके हैं, तो वो भी 1/13 आ रहा है। दैट मीन्स ई के होने या ना होने से हमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। ई अगर हो भी चुका है तो एफ के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। जो प्रोबेबिलिटी एफ की पहले आ रही थी वही आफ्टर ई के होने के बाद भी उतनी ही आ रही है। यहाँ भी 1/13 है और यहाँ भी 1/13 है। सो एफ हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हैज नो इम्पैक्ट ऑन अकरेंस ऑफ द इवेंट, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हैज नो इम्पैक्ट ऑन अकरेंस ऑफ द इवेंट एफ। ठीक है, किसी के ऊपर कोई असर नहीं आ रहा ना। सो इन दोनों से हमें एक रिजल्ट मिला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ रिस्ट्रिक्टेड टू बोथ आर इक्वल। ठीक है बेटे, तो ये कंडीशन जो है इसका कोई भी रोल नहीं है, ई का कोई भी रोल नहीं है एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते टाइम। दैट मीन्स अक्रेंस ऑफ द इवेंट ई डज नॉट हैज एनी इम्पैक्ट ऑन द अक्रेंस ऑफ द इवेंट एफ। जब ऐसे होता है कि ई का कोई इम्पैक्ट नहीं है एफ के ऊपर, या जब हम इस वे में भी निकालते हैं दूसरे फॉर्मूले से कि एफ का भी ऐसी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा ई के ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे का, इनके साथ कोई फर्क नहीं आ रहा है। आप चाहे अलग अलग निकालिए चाहे एक दूसरे के साथ रिस्ट्रिक्ट करके निकालिए। जब ये कंडीशन आ जाती है तब हम बोलते हैं कि ई एंड एफ आर नोन एज इंडिपेंडेंट इवेंट, क्योंकि एक दूसरे को वो इम्पैक्ट नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं उनका इम्पैक्ट आ रहा। तो इन इवेंट्स को क्या बोला जाता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोला जाता है। और अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, अगर ये कंडीशन है, जो ये कंडीशन है, अब इसको आप पुट करो सेकंड में। ये था ना आपका सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ रिस्ट्रिक्टेड टू, हमने कितना फाइंड आउट किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बन गया। तो जो ही हमारा सेकंड वाला रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी तो हमें ये मिला, और यही हमारा रिजल्ट होगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स को चेक करने का। When probability of E intersection F equals to probability of E into probability of F, then these events are known as independent events. E and F are known as independent events. सेम अब यही डेफिनेशन जल्दी जल्दी कर लेते हैं कि let E and F are two events associated with the same random experiment, then E and F are said to be independent event if probability of E intersection F equals to probability of E into probability of F. हम कर चुके हैं। आइए अब कुछ रिमार्क्स पर चलते हैं। इफ ए बी सी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन अब सिर्फ जो हमने दो इवेंट्स के लिए किए ना, सेम वही आप फर्दर कितने भी इवेंट्स पर अप्लाई कर सकते हो कि इफ वी हैव थ्री इवेंट्स, देन ए बी सी, अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। जैसे हमने 2 के लिए लिखे ऐसे आप 3 के लिए भी लिख सकते हो, 4 5 आगे जितने भी, इसको जनरलाइज भी कर सकते हो। नाउ इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स है देन ई एंड नॉट एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर बेटा कोई दो ही इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो उनके लिए जो हम नॉट ई या नॉट एफ भी उस केस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स ही कहलाते हैं, अगर ई और एफ होंगे। तो यहाँ पर हमने ई लिया है और नॉट एफ लिया है, ये दोनों भी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन नॉट एफ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एफ। ठीक है, जैसे यहाँ अप्लाई किया था हमने फॉर्मूला, सेम वहां पर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी और ई नॉट ई एंड एफ आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, तो जब हम यहाँ डेफिनेशन ओपन करते हैं तो सेम वैसी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। नेक्स्ट, अगर दोनों ही नॉट ई और नॉट एफ है तब भी हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, बट यस इन तीनों के लिए एक कंडीशन जरूरी है कि ई और एफ का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, फिर हम तीनों में से कुछ भी हमें क्वेश्चन मिलेगा हम यूज कर सकते हैं। और इसको आपने ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना बीच में वहां यूज होता है। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, बस इतनी सी इंट्रोडक्शन थी इसकी। जो फर्स्ट था बहुत, उसको काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके बार बार रिपीट करके समझाया ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए टर्म। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चंस पर। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि लेट ए एंड बी बी इवेंट्स विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एज 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एज 0.4, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिस्ट्रिक्टेड टू बी, एंड द फोर्थ पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रिस्ट्रिक्टेड टू ए। And the main condition here is A and B both are independent events. So हम first से start करते हैं intersection B से, as A and B are independent, ये independent है, so probability of A intersection B equals to probability of A into probability of B, ये हमें हमारी definition से मिल गया। बस आप आपने यहाँ values put करनी है, probability of A is 0.3, probability of B is 0.4, and after calculation we have 0.12. Next is
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब हमें पता है कि यूनियन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, यूनियन की वैल्यू जब बात हो रही है तो वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो वहां से हमें यूनियन का मिल जाएगा आंसर। थर्ड, प्रोबेबिलिटी, ये आप खुद करोगे कैलकुलेशन के लिए, मैंने आपके तक इसको रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिस्ट्रिक्टेड टू बी, ठीक है, ये है, ये आप स्ट्रेट ही बना सकते हो, ये स्लैश में नहीं बनाना, ऐसे स्ट्रेट रखना है इसको, ठीक है। अगर आपको कहीं स्लैश की टर्म में नजर आए ना बेटा, वो स्ट्रेट है इसका मतलब। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिस्ट्रिक्टेड टू बी, अगर हम इसको काउंट करते हैं, अब ये तो कंडीशनल वाली टर्म ही ना, कंडीशनल वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्या होता है, न्यूमिनेटर में हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इन द डिनोमिनेटर वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो ये सेकंड पोजीशन पर होते हैं। नाउ द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.12 एंड वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.4। पुट किया, आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव 0.3। तो ऐसे ही आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रिस्ट्रिक्टेड टू ए भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। बहुत इजी था, छोटे सा क्वेश्चन था ये, तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी थी। आगे मूव करते हैं। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इवेंट ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 7/12 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी इक्वल्स टू 1/4। स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब ये चेक करना है, और हमें पता है इंडिपेंडेंट होने का मीनिंग क्या है, कि ये आपने बेसिकली फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल है या नहीं है। ये हमारा टारगेट है कि अगर ये इक्वल आ गया तो प्रूफ हो जाएगा कि वो इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। यहां तक आना है अब हमने। यस, अब ए और बी तो हमें दे रखा है, इंटरसेक्शन काउंट करना पड़ेगा ना, फिर देखना पड़ेगा कि इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन उस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ रही है नहीं। नाउ वी हैव दिस पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट एफ। नॉट ए मीन्स ये वाला साइन हो गया हमारे पास, और मीन्स क्या होता है, यूनियन, और लिखा हो या एटलीस्ट लिखा हो तो उसका मतलब यूनियन होता है, एंड और बोथ का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। नॉट बी हमने रिप्रेजेंट कर दिया इक्वल्स टू 1/4। अब पता बेटा, जब हम ये वाला नॉट ए और नॉट बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको जब हम कंपाइल करके बाहर लिखते हैं तो अंदर जो हमारा ऑपरेशन होता है वो चेंज हो जाता है। ये हमने सेट्स के टाइम में भी रीड किया हुआ है। तो ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नॉट ए इंटरसेक्शन बी हो गया। जो ऑपरेशन अगर यूनियन है तो वो इंटरसेक्शन हो जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन होगा तो वो यूनियन हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/4 एज इट इज। ये टर्म क्या हो जाती है, किसी भी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए क्या होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए नॉट ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो भी यहाँ पर आपको इवेंट, जो भी यहाँ पर दे रखा होगा इवेंट, बस 1 माइनस कर देना उस इवेंट को, इक्वल्स टू 1/4 एज इट इज। तो यहां से जब हमने कैलकुलेट किया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4, आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव 3/4, ठीक है। अब इसमें से आई होप कोई स्टेप में अगर डाउट तो नहीं होना चाहिए, होगा तो प्लीज मार्क करना मुझे और फिर मेरे से डिस्कस करना है। ये ऑपरेशंस ऑलरेडी हमने किए हुए हैं सेट्स में, इसलिए मैंने डायरेक्टली वहां पर बस हम कॉम्प्लीमेंट करके करते होते थे कि अगर ये कॉम्प्लीमेंट के टर्म में होता था और हमें कॉम्प्लीमेंट अगर हम बाहर लेते थे तो अंदर जो टर्म होती है उसका ऑपरेशन चेंज हो जाता है, ठीक है। वहां कॉम्प्लीमेंट वर्ड करते होते थे हम। यस, अब हमारे पास आगे की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 3/4। इंडिपेंडेंट के लिए ये टर्म क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। और 1/2 और 7/12 पुट किया, एंड आफ्टर कैलकुलेशन इट इज 7/24। दैट मीन्स ये दोनों टर्म्स इक्वल नहीं आ रही हैं, तो इक्वल नहीं है तो इट मीन्स ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। सिर्फ और सिर्फ चेक करना था हमने इसमें, ठीक है। ये आपकी 13.2 एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब देखिए, गिवन दैट द इवेंट ए एंड बी, yes, given that the event A and B are such that probability of A equals to 1/2, probability of A union B equals to 3/5 and probability of B equals to P. Find P if, हमें ये find out करना है, find P if they are mutually exclusive, ठीक है। अब कंडीशन है आपके ऊपर, और सेकंड पार्ट में क्या है, if they are independent events। चलो हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। As A and B are mutually exclusive events, and we know that if A and B are mutually exclusive, that means A intersection B equals to 5. ये 5 होगी intersection, and if A intersection B equals to 5, that means probability of A intersection B equals to 0. इनकी probability क्या हो जाएगी, 0। और अगर ये 0 हो गया, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, probability of B, ठीक है। यूनियन हमें दी हुई है, और जब यूनियन दी होती है तो हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, यूनियन, जब हमें यूनियन गिवन होती है तो इसका मतलब हमने ये फॉर्मूला यूज करना है, probability of A union B equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B,
ये हमने यूज करना है। यस, अब इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 3/5, तो यहाँ तो हमने पुट कर देना है 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हमें क्वेश्चन में, इट इज 1/2, यहाँ आ जाएगा 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है p, तो यहाँ p ही रहेगा। और इंटरसेक्शन की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की है 0। तो सिर्फ और सिर्फ आपका फॉर्मूला ये टर्म क्योंकि 0 हो जानी है इसलिए मैंने इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो आपने सिर्फ इससे मूव करना है। यूनियन की वैल्यू पुट कीजिए, ए की वैल्यू पुट कीजिए और बी की वैल्यू बी पुट कीजिए, तो आपका फॉर्मूला यहाँ तक रह जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास पी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है कि दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो अभी हमने क्या किया कि इंडिपेंडेंट है, तो इट मीन्स जो इंटरसेक्शन है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, हम ये पुट करेंगे अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो जो हमारे यही यूनियन का फॉर्मूला है, ये रहा, यूनियन एज इट इज, ए एज इट इज, बी एज इट इज, और इंटरसेक्शन के प्लेस पर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बस अब अगेन यहाँ वैल्यूज पुट कर देना, जो जो आपके पास टर्म्स है ना, 3/5, ए के प्लेस पर 1/2 और बी जहाँ लिखा वहां पर p, यहाँ भी 1/2 और यहाँ p। अब आपके लिए कैलकुलेशन पार्ट मैंने आपके हैंड पर रखा हुआ है क्योंकि टर्म्स को प्लस माइनस ही करना है। डाउट होगा तो आप फिर मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जैसे ये मैंने लिखा है यहाँ पर, जो हम डिस्कस करिए आपकी एक्सरसाइज का 12th क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन में मैं आज मार्क करना भूल गई हूँ कि वो एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है, तो प्लीज 13.2 जब आप करोगे ना एक बार टैली कर लेना आप। अ डाई टॉस थ्राइस, 3 बार हम डाई को फेंक रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। ऑड नंबर कम से कम एक बार आज, इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। चलिए पहले इवेंट को नेम देते हैं। लेट ए बी द इवेंट एन ऑड नंबर कम्स। ए हमारा इवेंट है कि ऑड नंबर आना चाहिए, एन ऑड नंबर कम्स, ठीक है। अब हमारे पास जो, अच्छा ऑड नंबर के पहले ये लिखते हैं, ऑड नंबर कितने होते हैं डाई के केस में 3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर क्या होगी, 3/6, इट इज 1/2। और ये देखो ये ऑलरेडी विद रिप्लेसमेंट है यहाँ पर। विद रिप्लेसमेंट इसलिए कि डाई में से तो आप कुछ निकाल ही नहीं सकते हो, तो विद रिप्लेसमेंट का केस है ना, चाहे आप डाई में से 6 सिलेक्ट करो, नेक्स्ट टाइम वो 6 तो होगा ही होगा डाई में। तो ये है विद रिप्लेसमेंट वाला ही केस, ठीक है। मैंने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए भी फाइंड आउट किया है, वो क्या हो जाता है 1 - 1/2 इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों फाइंड आउट किया ये अभी आपको समझ में आ रहा है, चाहे आप इस पार्ट को स्किप करके आगे भी कर सकते हो अगर आपको ये लगे कि हमने क्यों फाइंड आउट किया इसको। यस, नाउ द क्वेश्चन इज, हमें वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। और एटलीस्ट वंस वाला केस आपको मैंने समझाया था, वो क्या हो जाता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन। एटलीस्ट 1 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, और ये हम पिछली वीडियोस में भी कर चुके हैं जहां जहां हमें ये केस मिला है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, नन मीन्स ऑड नंबर एक बार भी नहीं आना चाहिए, ऑड नंबर डज नॉट कम, एक बार भी नहीं आना चाहिए। थ्राइस हम ले रहे हैं ना अगर, तो ऑड नंबर नहीं आना चाहिए, तीनों प्लेस पर ही नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स तीनों प्लेस पर ए इवेंट नहीं होना चाहिए, तीनों प्लेस पर क्या होना चाहिए, नॉट ए होना चाहिए। दैट मीन्स नॉट ए, इंटरसेक्शन नॉट ए, इंटरसेक्शन नॉट ए, तीनों प्लेस पर, तीनों के लिए बात हो रही ना, तो ये होना चाहिए। इसलिए हमने नॉट ए फाइंड आउट किया था, क्योंकि हमें ऑड नंबर नहीं चाहिए, और ऑड नंबर किस में किस इवेंट से रिप्रेजेंट हो रहा है, ए से, और नहीं चाहिए तो इसलिए नॉट ए यूज करेंगे हम। इतनी आगे बस। अब ये अपने आप में इंडिपेंडेंट तो होंगे, क्योंकि डाई में आप कोई भी चीज एक बार फाइंड आउट कर रहे हो तो नेक्स्ट टाइम भी करोगे तो पिछली चीज का कोई इम्पैक्ट नहीं आना है। इट मीन्स हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये बन गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितने 1/2, तीनों प्लेस पर 1/2, एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव 7/8। तो मेन आपने ये जरूर याद रखना बेटे कि क्वेश्चन को कहीं पर भी रोटेट करके, कहीं पर भी आप क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चेंज करके, अगर जहां पर भी आपसे एटलीस्ट वंस पूछते हैं ना, वो हो जाता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। नन के बाद कौन सा वर्ड लगाना है, जैसे यहाँ पर नॉट ऑड नंबर, ये तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, ठीक है। तो ये 12th क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, गो थ्रू होना है अच्छे से। ऐसे वो इवन नंबर भी लिख सकते हैं, ना ऑड लिखकर इवन नंबर भी काउंट कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है आपकी एक्सरसाइज का 13th क्वेश्चन। 2 balls are drawn at random with replacement. Yes, this word again, important word, with replacement. From a box containing 10 black and 8 red balls. Find the probability that, now we have 10 black and 8. That means total number of balls, there are total number of balls 18. 18 है हमारे पास, ठीक है। Find the probability that in the first part both balls are red. दोनों red होनी चाहिए. In the second part first ball is black, second is red. And in the third part one of them is black and the other is red. ये हमने 3 फाइंड आउट करके देखने हैं। सो पहले तो हम इवेंट्स को नेम देते हैं। लेट ए बी द इवेंट सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल एंड बी बी द इवेंट सिलेक्शन ऑफ ब्लैक बॉल, ठीक है। ए मीन्स
हम रेड बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं और बी मीन्स क्या है, हम ब्लैक बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, वी हैव 8 रेड बॉल्स, ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 8/18। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी 8/18 क्योंकि टोटल हमारे पास 18 है, और इसको ही अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं वो होगा 4/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मीन्स ब्लैक बॉल्स एंड वी हैव 10 ब्लैक बॉल्स, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ 10/18 इट इज 5/9। हमारे पास ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके रख ली है। अब हमारा जो केस है, फर्स्ट केस है, वो क्या है, बोथ बॉल्स आर रेड, दोनों ही रेड होनी चाहिए। दैट मीन्स दोनों टाइम इवेंट ए को ही हमने यूज करना है। तो इवेंट ए अगर आप दोनों टाइम यूज करोगे वो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये भी रेड बॉल के लिए, ये भी रेड बॉल के लिए, और हमने दोनों ही रेड बॉल्स लेनी, बोथ आर रेड बॉल्स। और उसकी बोथ का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। इसको हम ओपन कर लेंगे तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्यों यहाँ पर हम इसको ओपन कर पाए, क्यों ये इंडिपेंडेंट हो गए, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट का केस था, लिखा होता ना विद रिप्लेसमेंट। तो एक काम जो हो चुका है उसने सेकंड के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालना है। जब आप फर्स्ट ले लो यहाँ पर तो सेकंड बॉल के टाइम आपका कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि वो रिप्लेस होगी, वापस आ गई ना, तो सिलेक्शन के टाइम फिर से उतनी बॉल्स हो गई हैं। तो इसलिए इंडिपेंडेंट वाला केस है, इसलिए हमने इनको सेपरेट कर लिया। यहाँ पर वैल्यू 4/9, इसकी वैल्यू भी 4/9, सो आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव 16/81। नाउ सेकंड पार्ट, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज रेड। फर्स्ट ब्लैक किससे रिप्रेजेंट हो रही थी, बी इवेंट में था, और रेड हो रही थी ए इवेंट से। तो फर्स्ट ब्लैक है तो बी इंटरसेक्शन ए हो गया, ठीक है। फर्स्ट हमने ब्लैक लेनी है, फिर हमने लेनी है रेड बॉल। अगेन इंडिपेंडेंट तो है, विद रिप्लेसमेंट का केस है तो सेपरेट हो गए। इसकी वैल्यू 5/9 है और इसकी वैल्यू क्या है, 4/9, और आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव 20/81। थर्ड पार्ट, वन इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ तो उन्होंने प्लेस बता दी थी ना, तो हमारे लिए काम इजी था कि हमें पता है पहले बी को लेना है हमने, आफ्टर सिलेक्शन ऑफ बी वी विल गो टू ए, ठीक है। बट यहाँ पर उन्होंने बोला वन इज ब्लैक एंड द अदर इज रेड, तो अब हो सकता है फर्स्ट ब्लैक है सेकंड रेड, या ये हो सकता है फर्स्ट रेड है और सेकंड ब्लैक, दोनों केस हो सकते हैं ना। तो रेड और फर्स्ट रेड सेकंड ब्लैक, या फिर हो सकता है फर्स्ट ब्लैक सेकंड रेड, दोनों में से कोई भी केस आ सकता है, ये लिखा। बट येस वी नो दैट ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए बोथ आर सेम टर्म्स। तो ये कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने ऑलरेडी काउंट की हुई है, वो है 20/81, क्योंकि बी इंटरसेक्शन ए लिखे या इंटरसेक्शन बी लिखे सेम ही पार्ट होता है। तो 20/81, सो आफ्टर कैलकुलेशन वी है 40/81, ठीक है। ये जो आपको ये राइटिंग फॉर्मेट है लिखने के लिए, आप शायद रफली अगर फाइंड आउट करना होगा ना, बहुत स्पीड से फाइंड आउट कर लोगे। बट ये सीबीएसई में हमें सब्जेक्टिव फॉर्म में देना, तो हमें स्टेप्स लिखने हैं, तो इसलिए स्टेप्स लिखने के लिए आपको ये इवेंट के नेम होते हैं, प्रेजेंटेशन आती है, वहां पर आप कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14 है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, तो ध्यान से समझना है, क्योंकि लैंग्वेज चेंज करके वो कैसे भी आपसे पूछ सकते हो, और बोर्ड में आ भी गया, आया भी है बहुत बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3। ये देखो ये वर्ड दे दिया, तो हम सेपरेट कर सकते हैं, हमारी इंटरसेक्शन उनकी प्रोडक्ट में ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं, इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। इस चीज की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सेकंड कह रहे हैं एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, ठीक बेटा। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर टर्म को एक बार आप अपने माइंड में क्रिएट कीजिए। अगर प्रॉब्लम इज सॉल्व ये वर्ड है, इट मीन्स चाहे ए सॉल्व करके दे आपकी प्रॉब्लम को, चाहे बी सॉल्व कर दे, दोनों में से कोई भी सॉल्व कर सकते हैं ना प्रॉब्लम को, और उससे हमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो अगर प्रॉब्लम सॉल्व वो मांग रहे हैं हमसे, तो इसका मतलब है चाहे ए सॉल्व करे प्रॉब्लम, चाहे बी सॉल्व करे, या दोनों ही सॉल्व कर दे, हमें तो सॉल्यूशन से मतलब है। एक करे, फर्स्ट ए कर दे, बी कर दे, या दोनों कर दे, तो हमें सॉल्यूशन से मतलब है। तो बेसिकली क्या बन गया, प्रॉब्लम इज सॉल्व मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, एटलीस्ट कम से कम कोई एक तो सॉल्व करे, तो ये तो हो गया एटलीस्ट वन का केस। फिर है एग्जैक्टली वन ऑफ देम, अब इसमें कंडीशन है कि ओनली एक ही करेगा, या तो ए करे प्रॉब्लम सॉल्व या बी करे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमसे यहाँ पर डिमांड हो रही है। चलो अब इसको ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 1/2, उसके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, और बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। सो हमने ई इवेंट डिफाइन किया है कि ए सॉल्व द प्रॉब्लम, और एफ डिफाइन किया है कि बी सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर ए ने सॉल्व कर दिया तो ई से, और बी के लिए इतना हो गया। क्लियरली ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, क्योंकि वो तो बोला भी हो उन्होंने। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि ए के सॉल्व करने के चांसेस है 1/2, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/2, सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, बी के सॉल्व करने के चांसेस है 1/3, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल्स टू 1/3। अब फर्स्ट पार्ट प्रॉब्लम इज सॉल्व, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका मतलब क्या होगा कि एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, कम से कम कोई एक तो सॉल्व कर दे,
और एटलीस्ट वंस, ये किससे रिप्रेजेंट होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो वन, नन, कोई भी नहीं, मीन्स लैंग्वेज प्रॉपर लिखेंगे तो हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नो वन सॉल्व द क्वेश्चन या प्रॉब्लम, ठीक है, कोई भी नहीं सॉल्व करेगा। और अगर कोई भी नहीं सॉल्व कर रहा तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट ई इंटरसेक्शन नॉट एफ, ना तो यहाँ से ए सॉल्व नहीं करा प्रॉब्लम तो ये होगा नॉट ई, और बी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करा तो वो बन जाएगा नॉट एफ। ठीक है बेटा, इतना हो गया। और हमने किया था कि इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ई एंड एफ नॉट इंडिपेंडेंट है तो आपके पास ई कॉम्प्लीमेंट एंड एफ कॉम्प्लीमेंट ये भी दोनों क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स काउंट होते हैं। यस, सो अब क्योंकि ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एफ इंडिपेंडेंट की वजह से, ई एंड एफ इंडिपेंडेंट थे ना, तो ये भी हो गए दोनों। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 1/2 दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज 1/2, 1 माइनस 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 1/3, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एफ इज 1 माइनस 1/3, इट इज इक्वल टू 2/3। और जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे यू हैव योर आंसर एज 2/3। ठीक है, बस ये वाला पार्ट आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्या था, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, कोई एक ही सॉल्व करेगा प्रॉब्लम को। अब वो क्या, अच्छा एग्जैक्टली वन, अगर हमने जो रिकैप्चुलेशन किया था हमने, फर्स्ट वीडियो आपको मिला था उसमें मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली वन का मीनिंग क्या होता है कि ई इंटरसेक्शन नॉट एफ यूनियन नॉट ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, अब ये वाला पार्ट बेटा अगर आपको कंफ्यूज करता है ना तो आप इसको स्किप भी कर देना, कोई इशू नहीं है। ये तो हमने लैंग्वेज से लिखा है, मीन्स ये चीज प्रोबेबिलिटी में इतना बन जाती है। इन जनरल आप देखो कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम क्या होता है कि ई सॉल्व कर रहा है और एफ नहीं सॉल्व कर रहा, तो इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, सॉरी नॉट एफ। और दूसरा क्या था कि ई नहीं सॉल्व कर रहा है, एफ सॉल्व कर रहा है, तो नॉट ई इंटरसेक्शन एफ। आप इसके मीन्स आपको ये प्रोबेबिलिटी काउंट करनी है और ये प्रोबेबिलिटी काउंट करनी है। और ये यहाँ से ऐसे हो जाता है, ये हमने अपनी लैंग्वेज से लिखा, ठीक है, यूनियन उसकी वजह से है। और क्योंकि ये दोनों जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनकी इंटरसेक्शन में कभी कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या ओनली ई, सिर्फ ये क्या होता है ओनली ई, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली एफ, सिर्फ और सिर्फ ई है और सिर्फ एफ है, मीन्स इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है तो जब हम ये फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये होगा इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस ये प्रोबेबिलिटी माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आती है ना, अगर हम ए यूनियन बी का फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन में तो कुछ है ही नहीं। अगर बेटा आप इसको ए और इसको बी काउंट करके करते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी होता है ना, और इनकी इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए वो माइनस इंटरसेक्शन वाला पार्ट खत्म हो जाता है, तो सिर्फ क्या रह जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। तो ये लैंग्वेज से है और ये जनरेट हो जाता है उसके बाद फॉर्मूला। अब इनको हमने सेपरेट कर दिया क्योंकि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, वहां से हमें हेल्प मिली। उनकी वैल्यूज पुट करने, ये 1/2 है, नॉट एफ की प्रोबेबिलिटी 2/3 क्योंकि एफ की प्रोबेबिलिटी 1/3 दे रखी है, नॉट ई 1/2 ही रहेगा, ई की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है तो नॉट ई 1 माइनस 1/2 इट इज 1/2, नॉट एफ इज 1/3। अब इसको कैलकुलेट करना है, यू विल गेट 1/2 एज योर लास्ट आंसर। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इसलिए मुझे थोड़ा सा ज्यादा इसको एक्सप्लेन करना पड़ा क्योंकि अभी तक जितनी हमने वीडियोस करी हैं उनमें क्वेश्चन में नहीं कहीं पर नजर आया था आपको, तो इसलिए आज इसको थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ा कि ये टर्म ऐसे कैसे जनरेट होकर बन जाती है। तो अब आपने गो थ्रू होना है अपनी एक्सरसाइज से 13.2 से। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम भी हमने कर ली है, हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी मैंने आपको मैक्सिमम पोर्शन समझा दिए हैं, जो रिमेनिंग है अब आप ट्राई करना। डाउट होगा तो आपने प्लीज मार्क करके मुझसे डिस्कस करना है। और नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी उसमें हम इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड कुछ बोर्ड क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी करेंगे, तो उससे भी अच्छे से गो थ्रू होना है। आपको आइडिया हो जाएगा कि बोर्ड में किस वे में पूछते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट कैसे रिलेट करके क्वेश्चंस में आता है। सो टिल देन प्रैक्टिस एंड टेक केयर, बाय।